सुप्रभात, शुभ दोपहर या शुभ संध्या। की टू कॉन्टेक्स्ट के हमारे तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता हमारे साथ इस तीसरे सफर में भी जुड़ रहे हैं। और आज का सफर बहुत ही दिलचस्प जगह पर जाने वाला है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे रियल एस्टेट डील की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने कुछ साल पहले पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। बिल्कुल। मुझे याद है 2019 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, तो एक पल के लिए लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने तो इसे सीधे सीधे अब्सर्ड यानी बेतुका कहकर खारिज कर दिया था। सही कहा। उस वक्त ये एक रियल एस्टेट डेवलपर की अटपटी सी ख्वाहिश लगी थी, लेकिन अब इतने सालों बाद जब हम आर्कटिक में बढ़ती हलचल को देखते हैं तो वो बात उतनी मजाकिया नहीं लगती। मतलब जो चीज हेडलाइंस में एक मजाक की तरह शुरू होती है, उसके पीछे का संदर्भ अक्सर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, और वही आज हमारा मकसद है। तो आज का केंद्रीय सवाल यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को इस विशाल बर्फीले द्वीप में इतनी दिलचस्पी क्यों है। चलिए इसी क्यों के पीछे की परतों को खोलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ट्रंप की नहीं बल्कि 1.5 सदी पुरानी अमेरिकी महत्वाकांक्षा की है। तो सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि ये बस ट्रंप का ही कोई आइडिया था, पर जैसा आपने कहा, ये कहानी बहुत पुरानी है। जी, ये धारणा तोड़ना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है, आप मानेंगे नहीं, 1867 में। 1867 मतलब 750 साल से भी ज्यादा पहले। हाँ, उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे विलियम सीवर्ड। एक मिनट, ये वही विलियम सीवर्ड हैं जिन्होंने रूस से अलास्का खरीदा था? बिल्कुल वही, जिन्हें उस समय लोग सीवर्ड की मूर्खता कह रहे थे। उन्हीं की नजर ग्रीनलैंड पर भी थी। अरे वाह। अलास्का डील के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व और उसकी जो खनिज संपदा हो सकती है उसका जिक्र किया था। अच्छा। पर उस वक्त उनकी बात किसी ने गंभीरता से नहीं ली, लेकिन एक बीज कह सकते हैं बो दिया गया था। कमाल है। तो फिर इस बीज को असल खाद पानी कब मिला? द्वितीय विश्व युद्ध का इसमें क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल था। 1940 में जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया तो डेनमार्क का अपनी कॉलोनी ग्रीनलैंड से संपर्क लगभग टूट गया। उस नाजुक मौके पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। उसने कहा कि वो ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा में ले रहा है, उसे एक संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टोरेट घोषित कर दिया। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? मतलब सिर्फ डेनमार्क की मदद के लिए या इसके पीछे कोई स्वार्थ भी था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निस्वार्थ मदद जैसी कोई चीज होती नहीं है। असली और तात्कालिक कारण था वहां के खदान को सुरक्षित करना। खदान? हाँ, एविक्टेड खदान। उस खदान से क्रायोलाइट नाम का एक खनिज निकलता था। क्रायोलाइट? मैंने तो ये नाम पहले कभी सुना नहीं। ये इतना जरूरी क्यों था? आज ये शायद एक भूला बिसरा नाम हो, लेकिन उस जमाने में ये सोने जैसा था। एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया में क्रायोलाइट एक अनिवार्य घटक था। अच्छा, और द्वितीय विश्व युद्ध में एल्यूमिनियम मतलब लड़ाकू विमान? बिल्कुल, हवा में उड़ने वाले किले। अमेरिका को डर था कि अगर ये खदान नाजियों के हाथ लग गई तो युद्ध का पासा पलट सकता है। वाह, मतलब एक छोटे से खनिज ने ग्रीनलैंड को वर्ल्ड वॉर का एक अहम रणनीतिक मोहरा बना दिया। जी, और युद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपनी दिलचस्पी नहीं छोड़ी। तो क्या हुआ युद्ध के बाद? युद्ध खत्म होने के ठीक 1 साल बाद 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क को एक सीक्रेट ऑफर भेजा। ऑफर? उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन, वो भी सोने में, देने की पेशकश की। $100 मिलियन सोने में? 1946 में? आज के हिसाब से तो ये अरबों डॉलर होंगे। जरूर होंगे, लेकिन डेनमार्क ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी जमीन नहीं बेच सकते। लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से मानने वाला तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेनमार्क ने द्वीप बेचने से तो मना कर दिया, लेकिन शीत युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए उसने अमेरिका को वहां एक विशाल सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत दे दी। थल एयरबेस? हाँ, थल एयरबेस, जो आज भी मौजूद है। हालांकि अब उसका नाम पिटोफिक स्पेस बेस है। और ये आज भी अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। ये अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है, उनकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा। तो आप देख सकते हैं ये कहानी ट्रंप से बहुत पहले बहुत गहरी और बहुत रणनीतिक रही है। इतिहास तो वाकई कमाल का है। लेकिन चलिए अब वापस 2019 पर आते हैं। ट्रंप के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? क्या ये सिर्फ
उनकी रियल एस्टेट वाली सोच थी कि ये एक अच्छी डील है, चलो खरीद लेते हैं। हाँ, एक स्तर पर तो ये बिल्कुल सही है। ट्रंप दुनिया को एक बैलेंस शीट की तरह देखते हैं। उनके लिए ग्रीनलैंड एक कम आंकी गई संपत्ति था, अंडरवैल्यूड एसेट। जी, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी परत थी। असली वजह भू राजनीतिक थी, और इस खेल में दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे, चीन और रूस। बिल्कुल। चीन, लेकिन ग्रीनलैंड से चीन का क्या लेना देना? वो तो आर्कटिक से हजारों मील दूर है। यही तो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स है। चीन खुद को एक निकट आर्कटिक राज्य यानी नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। एक मिनट, निकट आर्कटिक, ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? इस तर्क से तो भारत भी निकट आर्कटिक हो सकता है। दुनिया को अजीब लग सकता है, लेकिन चीन खुद को बहुत गंभीरता से लेता है। ट्रंप के प्रस्ताव से ठीक पहले चीन की सरकारी कंपनियां ग्रीनलैंड में 3 हवाई अड्डों के निर्माण के लिए बोली लगा रही थीं। ओहो, मतलब चीन चुपचाप अमेरिका के इतने करीब अपनी उपस्थिति बना रहा था। बिल्कुल, और यही बात पेंटागन के लिए खतरे की घंटी थी। उनकी सोच ये थी कि अगर चीन वहां आर्थिक रूप से घुस गया तो वो धीरे धीरे अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा सकता है। और इसका मतलब होता कि चीन उत्तरी ध्रुव पर यानी अमेरिका के ठीक ऊपर आकर बैठ जाएगा, जो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का सिरदर्द होता। और रूस का एंगल क्या है इसमें? रूस तो पारंपरिक रूप से आर्कटिक की एक बड़ी ताकत है ही, लेकिन पिछले 1 दशक में पुतिन ने वहां अपने पुराने सोवियत युग के सैन्य ठिकानों को फिर से खोल दिया है, नए न्यूक्लियर आइसब्रेकर जहाज बनाए हैं, और वो आर्कटिक को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। तो अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को नियंत्रित करना मतलब एक तीर से 2 निशाने लगाना था, चीन और रूस दोनों को एक संदेश देना। आपने बिल्कुल सही समझा। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है तो वो आर्कटिक से अटलांटिक महासागर में आने वाले जहाजों के रास्ते को, जिसे GIU के गैप कहते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा खरीदना नहीं था, बल्कि 21वीं सदी की शतरंज की बिसात पर एक बहुत शक्तिशाली चाल चलना था। सही कहा। ये तो वाकई एक बड़ी और जटिल तस्वीर है। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मान लीजिए अगर किसी तरह अमेरिका वास्तव में ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा? इसके 3 बहुत बड़े और दूरगामी प्रभाव होंगे। पहला है खनिज एकाधिकार को तोड़ना। खनिज? हमने क्रायोलाइट की बात तो की, लेकिन आज के दौर में वहां ऐसा क्या है? आज वहां क्रायोलाइट से भी कहीं ज्यादा कीमती खजाना छिपा है। दुर्लभ पृथ्वी धातुओं यानी रेयर अर्थ मेटल्स का दुनिया का सबसे बड़ा अनछुआ भंडार होने का अनुमान है। रेयर अर्थ मेटल्स? ये वही धातुएं हैं जो हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारों और मिसाइलों में इस्तेमाल होती है ना? बिल्कुल, ये वो 17 धातुएं हैं जो आज की हर आधुनिक तकनीक की जान है, और आज इस बाजार पर लगभग पूरी तरह से चीन का दबदबा है। अच्छा, अगर ग्रीनलैंड का ये भंडार अमेरिका के हाथ लग गया तो पूरी वैश्विक सप्लाई चेन रातों रात बदल जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह आज दुनिया तेल के लिए मिडल ईस्ट पर निर्भर है, उसी तरह कल की टेक्नोलॉजी के लिए वो चीन पर, और ग्रीनलैंड एक तरह का टेक्नोलॉजी का सऊदी अरब बन सकता है। एकदम सही एनालॉजी है। ये पहला प्रभाव है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरा प्रभाव क्या है? दूसरा प्रभाव जुड़ा है जलवायु परिवर्तन से। जैसा कि हम सब जानते हैं, आर्कटिक की बर्फ रिकॉर्ड तेजी से पिघल रही है। ये एक आपदा है, लेकिन बड़ी शक्तियों के लिए ये एक अवसर भी है। अवसर? वो कैसे? बर्फ पिघलने से उत्तरी ध्रुव के माध्यम से नए व्यापार मार्ग खुल रहे हैं। न्यू ट्रेड रूट्स? जी, ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर देंगे। जो जहाज आज सुएज नहर से होकर 25 दिन में पहुंचता है, वो इन नए रास्तों से शायद 15 दिन में ही पहुंच जाएगा। वाह! मतलब जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा वो इन नए सुपरफास्ट व्यापारिक रास्तों का टोल बूथ बन जाएगा। बिल्कुल, उसे अपार आर्थिक और रणनीतिक शक्ति मिलेगी। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक प्रभाव पर। और वो क्या है? नाटो का संभावित विघटन। नाटो का विघटन? ये कैसे हो सकता है? डेनमार्क तो अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी और नाटो का संस्थापक सदस्य है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर अमेरिका अपने ही एक सहयोगी पर उसकी जमीन बेचने के लिए जबरदस्त दबाव डालता है तो इसका क्या असर होगा? ये तो गठबंधन की मूल भावना के ही खिलाफ है। बिल्कुल, ये नाटो के बाकी छोटे सदस्यों को एक बहुत खतरनाक संदेश देगा। उन्हें लगेगा कि जब अमेरिका अपने पुराने दोस्त डेनमार्क के साथ ऐसा कर सकता है
तो जरूरत पड़ने पर वो उनकी संप्रभुता का भी सम्मान नहीं करेगा। ये यूरोप और अमेरिका के बीच दशकों पुराने भरोसे को तोड़ सकता है और उनके रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है, लेकिन इस सारी बड़ी राजनीतिक, खनिज और सैन्य रणनीति में हम एक चीज भूल रहे हैं। हाँ, शायद सबसे जरूरी चीज, वहां रहने वाले 56,000 लोग। बिल्कुल, वो कोई सामान नहीं है जिन्हें खरीदा या बेचा जा सके। उनकी अपनी पहचान है, अपनी इनुइट संस्कृति है, अपनी भाषा है, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी अपनी स्वतंत्रता की एक गहरी आकांक्षा है। ग्रीनलैंड के लोग दशकों से डेनमार्क से पूरी आजादी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। तो वो किसी एक विदेशी ताकत के हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में नहीं जाना चाहेंगे। जाहिर है, उनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं, उनका घर है। तो ये कहानी अब एक तरफ बड़ी ताकतों और उनके भू राजनीतिक हितों और दूसरी तरफ अपनी जमीन और पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच की बन गई है। सही कहा। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति की चाबी बन चुका है। आपने इस पूरे मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखा है। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। जब किसी देश के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक लाभ वहां रहने वाले लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से टकराते हैं, तो दुनिया को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? बड़ी ताकतों के खेल को या उन 56,000 लोगों की आवाज को? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो ये था आज का कॉन्टेक्स्ट। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अमेरिका की नजरें इस सफेद टापू पर टिकी हैं। हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते एक नई खबर और उसके पीछे के असली सच के साथ वापस आएंगे। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए कीटो कॉन्टेक्स्ट। अलविदा। अलविदा।